हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन है इन सभी में से जो बात करती है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज पर्सन कैन बी डन। यानी कि किसी गवाह की गवाही की जा सकती है। कब? एक्यूज्ड के ना होने पर भी क्या ऐसा किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो किस सेक्शन में ऐसा किया जा सकता है? तो इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन 299 सीआरपीसी की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सीआरपीसी का सेक्शन 320 जो बात करता है कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। वहाँ पर दो टेबल दी गई हैं। उन दोनों टेबल में यह मेंशन किया गया है, पहली टेबल में ये तो जो है पार्टी के द्वारा कंपाउंड किया जाएगा, और दूसरा भी यहाँ पर कोर्ट की कंसेंट लेनी होगी, तब उस तरीके के ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी रिजल्ट इन, यानी कि उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट होगा कि वो एक्विटल हो जाएगा अक्यूज सभी परिस्थिति के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन कि रिटर्न ऑफ कमीशन के बारे में कहाँ पर सीआरपीसी में देखने को मिलता है, कहाँ पर इसके बारे में जो है बात की गई है। इससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन 288। इस पर एक बार आप नज़र मार लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन के बारे में सीआरपीसी में कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन है 219। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें एज इट इज़ जो है पूछ लिया जाता है, तो सब हेडिंग भी हमें याद रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है एग्ज़ाम में पूछे जाने की, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस पर्पस के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है। नो प्रूफ, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके फॉर्मल प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो चाहे वो एक्यूज की तरफ से हो, तो ऐसे में उसकी जेन्युइननेस को जानने के लिए दोनों प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के काउंसिल क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बुला सकते हैं उसकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए, और उसे इस फॉर्म में जो है फॉर्म किया जाएगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। और यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है कि कोर्ट भी उसकी जेन्युइननेस, उसके सिग्नेचर, उसके प्रूफ को देख सकती है, यानी कि उसके जेन्युइननेस को चेक कर सकती है, प्रूफ कर सकती है उसके सिग्नेचर को देखकर कि सच में वो जेन्युइन है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन है 294। इसको बिल्कुल ना स्किप कीजिएगा, इसको आपको ज़रूर जो है पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सेक्शन के बारे में। किस सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? सेक्शन 236 सीआरपीसी की, जो बात करती है प्रीवियस कन्विक्शन से के बारे में। इससे प्रीवियस की सेक्शन मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक बारी चार्ट के माध्यम से मैं एक बारी फास्टली रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन सी सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा है इस वीडियो के माध्यम से तो उसे पता चल जाए। चैप्टर 18 जो बात करता है कि किस तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल चलाया जाएगा, इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है सेक्शन 225 से, जो बात करता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो है ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही 208 और 207 की प्रोसीडिंग को भी हमें देखना होगा कि एक्यूज को डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं या नहीं। 226 बात करता है ओपनिंग केसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, यानी कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है? ये यहाँ पर कह रहा है कि जब भी कोई केस मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है लेकिन वो सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायबल होना है, तो ऐसे में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो एक्सप्लेन करेंगे जजेस को कि ये चार्ज एक्यूज पर लगे हैं और मेरे पास पर्याप्त एविडेंस हैं। और जब भी जो भी डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन को एक्यूज को सुनने के बाद, यह लगता है जजेस को
कि यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग आगे चलाने के लिए रिलीवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर चार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसिया केस बन रहा है तो एक्यूज पर चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं। उसके बाद उसे यह भी पूछा जाता है चार्ज फ्रेम करने के बाद कि आपने जो अपराध किया है क्या आपने ही किया है या आपने नहीं किया है। अगर आपने इस चीज़ को एडमिट कर लिया, हाँ मैंने ही किया है, तो यहीं पर आपको सज़ा जो है जजेस के द्वारा सुनाई जा सकती है, जाएगी, कन्विक्शन यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप एडमिट नहीं करते, आप ये कहते हो कि मैं क्लेम के लिए ट्रायल के लिए क्लेम करूँगा, यानी कि प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाऊंगा, मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो ऐसे में जजेस के द्वारा एक डेट फिक्स की जाती है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है गवाहों को बुलाया जाए, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिन गवाहों को बुलाया जाता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं ताकि उन गवाहों को समन किया जा सके। 231 जो बात करता है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस होंगे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिनको भी यहाँ पर समन किए गए थे 230 के अंदर, अब वहाँ यहाँ पर इस प्रोसेस स्टेप के अंदर उनका एग्जामिनेशन इन चीफ जो है किया जाएगा। और यहाँ पर काउंसिल उसे क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद। उसके बाद चाहे तो वो क्रॉस के लिए डेफर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डिफेंस की तरफ से एविडेंस। अब डिफेंस की तरफ से एविडेंस जो होंगे वो भी यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। डिफेंस काउंसिल अगर चाहते हैं कि उनकी तरफ से इन व्यक्तियों को समन किया जाए, ये डॉक्यूमेंट रिलीवेंट है, तो उसको कोर्ट के द्वारा समन किया जाता है ताकि उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सके। अब यहाँ पर दोनों के डिफेंस के और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होने के बाद मेन बात आती है आर्ग्यूमेंट की। अब आर्ग्यूमेंट की जाती है कि इन एविडेंस से क्या क्या पॉइंट निकले हैं जिन पर आर्ग्यूमेंट हमें करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट करने के बाद यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा, या तो एक्विटल किया जाएगा या फिर कन्विक्शन किया जाएगा। तो ऐसे में जजेस क्या करेंगे, प्रोनाउंस कर देंगे जजमेंट। जजमेंट यहाँ पर 235 के अनुसार जो है दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। साथ ही बीच में हमने एक सेक्शन स्किप कर दी थी एक्विटल के बारे में। यहाँ पर एक्विटल का क्या मतलब होता है, बाइज्जत बरी कर देना, कि एविडेंस यह शो हो रहे हैं कि सारे दोनों तरफ से एविडेंस होने के बाद यह पता चल रहा है कि इसने तो ये अपराध किया ही नहीं है एक्यूज ने, तो उसे एक्विटल कर दिया जाता है सेक्शन के अनुसार। किस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 232 के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में, कि अगर किसी एक्यूज ने कोई पहले भी ऑफेंस किया है तो ऐसे में क्या उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो उसे कन्विक्शन हो गया, एक्विटल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कन्विक्शन हो गया, तो प्रीवियस कन्विक्शन को भी हमें देखना पड़ेगा कि उसने कोई और भी अपराध किया है ऐसी ही प्रवृत्ति का, तो इसलिए हमें ये सेक्शन समझनी होगी। अब हम चलते हैं हमारे इस सेक्शन के बारे में। सेक्शन क्या कह रही है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन ए केस वेयर द प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211, यानी कि 211 के सब सेक्शन 1 के प्रोविज़न के अनुसार जहां पर चार्ज की बात की गई है वहीं पर हमारा ये सेक्शन आता है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रीवियस कन्विक्शन अगर होता है इस सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 211 सब सेक्शन 7 के अनुसार, और and the accused does not admit that he has been previously convicted, और साथ ही जो अपराधी है जिसको अभी कन्विक्ट किया गया है उसने यह भी नहीं कहा कि मैं पहले से कन्विक्टेड था। एज अलेज्ड इन द चार्ज जज में आफ्टर हैव convicted the says accused under section 229 और 235, यानी कि 235 में हमने क्या पढ़ा था कि कन्विक्शन की जजमेंट पास की कर दी जाएगी या फिर एक्विटल की जजमेंट पास कर दी जाएगी। 229 क्या कह रहा है, 229 यह कह रहा है कि अगर
जो एक्यूज्ड है वो एडमिट कर लेता है चार्ज फ्रेम होने के बाद कि मैंने ये अपराध करा है, तो ऐसे में यहाँ पर भी कन्विक्शन उसे हो जाती है। एंड टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल बी रिकॉर्ड इन फाइंडिंग ऑफ, यानी कि जब भी इन दोनों सेक्शन में किसी भी एक्यूज को कन्विक्शन होता है, उसे दोषी ठहरा दिया जाता है, अब इसे सजा होगी, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अब ये देखा जाए कि इसने कोई प्रीवियसली इसको तो सजा नहीं मिली थी, प्रीवियसली इसका कोई कन्विक्शन तो नहीं हुआ था, तो ये चीज़ें यहाँ पर कोर्ट कंसीडर करती है और रिकॉर्ड जो है उसके प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में उनको ढूंढती है, उनके जो है पता लगाया जाता है। यहाँ पर एक प्रोवाइजियो है, इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द जजेस, यानी कि जजेस के द्वारा कोई भी जो चार्ज उस पर लगे हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे। नोर शैल द एक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड, ना ही उसे पूछा जाएगा प्लीड करने के लिए देयर टू। नोर शैल प्रीवियसली कन्विक्शन बी रेफर बाय बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन की तरफ से यह भी नहीं कहा जाएगा कि आपका क्या कोई प्रीवियस कन्विक्शन है इस सेक्शन के अनुसार। और इन एनी एविडेंस एड्यूस, यानी कि इस एविडेंस का हवाला यहाँ पर नहीं दिया जाएगा जब तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है, अनलेस और अनटिल द एक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड अंडर दिस टू सेक्शंस। सेक्शन 229 जहां पर कन्विक्शन किया जाता है चार्ज फ्रेम करने के तुरंत बाद, अगर एक्यूज्ड जो है अपराधी अपने अपराध को एडमिट कर लेता है कि मैंने ये अपराध किया है, या फिर सभी आगे की प्रोसीडिंग होने के बाद, एविडेंस होने के बाद जजेस को यह लगता है कि हाँ भाई इसने क्राइम किया, अब इसे सजा देनी चाहिए, उसके बाद ही सेक्शन 236 की प्रोसीडिंग चालू की जाएगी। इतना ही जो है इसमें बताया गया है, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।